हमारे लिए। तो शालिनी जी इसको रिकॉर्ड जरूर से कीजिएगा, क्योंकि आई एम श्योर कि जो लोग नहीं जुड़े हैं वो इसको जरूर मिस कर रहे हैं। तो ओके मैम, ओके, रिकॉर्डिंग मैं स्टार्ट कर लेती हूँ जस्ट। हाँ हाँ हाँ, श्योर श्योर श्योर। ओके, बेस्ट ऑफ लक एंड वी आर ईगर टू हियर फ्रॉम यू। और हमारे साथ हमारे आईडी उषा जी भी ज्वाइन हो चुके थे। आई थिंक पता नहीं उनका कोई नहीं था तो शायद लॉग आउट उन्होंने कर दिया। मैं उनको वापस से बुला देती हूँ, आप चालू कर दीजिए, कोई इश्यू नहीं। हाय, हेलो जी कैसे हैं? हाँ हेलो अर्चना जी, एकदम बढ़िया। हेलो शालिनी जी, ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड लक टू यू। थैंक यू। ये मीटिंग शुरू करने के पहले मैं एक चीज अनाउंस करना चाहती हूँ। आज अपने ग्रुप की एक न्यू मेंबर का बर्थडे है। तो वो बर्थडे गर्ल जरा स्क्रीन पे आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। एक्चुअली सब लोग अपने कैमरे अगर ओपन कर सकते हैं वीडियो अपने, तो प्लीज ओपन कर लें, इट्स रिक्वेस्ट। धरा बर्थडे है। हाय धरा जी। हाय, किसका क्या धरा का बर्थडे है? धरा का बर्थडे है। धरा जी, मैनी हमारी पूरी दरिया दिल टीम की तरफ से, अलायंस की तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत एक बार सारी हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गा ही लेते हैं। हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गा लेते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर दारा, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू वेरी मच। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। हाँ जी हाँ जी। आप सभी का प्लीज म्यूट योरसेल्फ। सबको म्यूट कर दीजिए। हाँ हर्षा जी, म्यूट योरसेल्फ। ओके, थैंक यू। आज का सेशन शुरू करते हैं। नीता जी, उषा जी, अर्चना जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज इस सेशन में। आपके मोटिवेशन के लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स। और यहाँ उपस्थित जितने लोग भी हैं, जितने मेरे बड़े, उनको सभी को नमस्कार। जो मेरे छोटे हैं उन सबको हाय, और जो मेरे बराबर के हैं उन सबको गले लग के बहुत बहुत थैंक्स कि आज यहाँ सभी उपस्थित हुए। आज का ये एक सेशन हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वास्तु का एक सेशन रहेगा, सेकंड एक फेंगशुई का सेशन रहेगा, और एक इंटीरियर डिजाइनिंग के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। कोई कुछ कहना चाह रहा था? सबको नमस्कार। हाँ स्वर्णा जी, सबको नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सबको नमस्कार। हरिओम, जय माता दी। हरिओम हरिओम। म्यूट करिए अपने आप को स्वर्णा जी। हरिओम। ओके, थैंक यू। उषा जी भी आ चुके हैं ऑलरेडी। उषा जी आपका उषा बहुत जी बहुत आपका स्वागत है, वेलकम है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप हम सभी की सीनियर है, हम सभी की मोटिवेटर हैं, हम सभी की आप मेंटर हैं। तो आपके आने से हमें बहुत ही ज्यादा उत्साह मिलता है, और आपके बिना शायद हम कोई काम का हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो वेरी वेरी बहुत बहुत आपका वेलकम है, और आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू है। तो आपकी अनुमति से ये सेशन स्टार्ट करे जाए जी? आपकी अनुमति से ये सेशन स्टार्ट किया जाए? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू मैम। हाँ, बहुत अच्छा जानकारी दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है। जिस प्रकार हम सभी जानते हैं, जिस प्रकार हम सभी जानते हैं कि वास्तुशास्त्र जो है इट्स ए साइंस। बहुत ही प्राचीन ग्रंथों में हमारे प्राचीन ग्रंथ थे ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, जिसमें कि अथर्ववेद से वास्तुशास्त्र की उत्पत्ति मानी जाती है। और प्राचीन ग्रंथों में जैसे कि सम्रांगण सूत्रधार, विश्वकर्मा प्रकाश, ये सभी वास्तुशास्त्र के प्रमुख ग्रंथ हैं। वास्तुशास्त्र जो है एक साइंस है और एक पूरा शास्त्र है। ये घर बनाने की जो तकनीक है उसके ऊपर आधारित है, और उसके कई पार्ट्स हैं जिसको कि हम इसमें इंक्लूड करते हैं, और सही तरीके से हमारी रीडिंग आए उसको देखते हुए आपके घर में प्रॉस्पेरिटी, आपके घर में हैप्पीनेस
और आपके घर में सुख समृद्धि आए, हम यही कोशिश करते हैं। तो वास्तुशास्त्र के बारे में कहा जाता है कि इसके जो देवता है वो विश्वकर्मा है, हम सभी जानते हैं, देव शिल्पी कहलाते हैं वो। और शायद आपने जगन्नाथपुरी हम में से कोई गया होगा तो उसने उनके वहाँ की जो कहानी है उसके बारे में पता किया होगा। उन्होंने वहाँ बताया गया कि जो मूर्तियां बनी हैं उसके लिए देव शिल्पी विश्वकर्मा जी स्वयं आए थे और उन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद करके उन मूर्तियों की रचना की, परंतु राजा ने, उनकी जो रानी थी, उन्होंने ऐन वक्त पे टाइम से पहले वो दरवाजा खोल दिया तो वो मूर्तियां अधूरी हैं। तो जगन्नाथपुरी की वो मूर्तियों का निर्माण स्वयं विश्वकर्मा जी ने किया था। तो उस समय प्राचीन काल में विश्वकर्मा जी और दूसरे जो देवता थे वो सभी इस तरह के कार्य में संलग्न थे और वहीं से माना जाता है कि वास्तुशास्त्र की उत्पत्ति हुई। हमारे बहुत सारे टेम्पल्स हैं, बहुत सारे मंदिर्स हैं। केरल का पद्मनाभम मंदिर के बारे में भी यही कहा जाता है कि उसके बारे में भी कि देवताओं की तरह रचित है, रावण की लंका भी। तो इस तरह का बहुत सारे उदाहरण एग्जाम्पल्स हैं हमारे इंडिया में कि ये शास्त्र जो है काफी प्राचीन शास्त्र है। इसकी उत्पत्ति कब हुई इसके बारे में आज तक पता नहीं चला है। खास तौर से इसमें डायरेक्शंस इंपॉर्टेंट होती हैं। आज के समय में बहुत सारे ऐसे नियम्स हैं, बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जो कि हम भूलते जा रहे हैं। डायरेक्शंस हर चीज में, हमारे जो भारतीय संस्कृति में हम जो रिचुअल्स फॉलो करते हैं, हम जो किसी भी काम में, शादी में, ब्याह में, बच्चों के होने में दिशाओं का खास तौर से ध्यान रखते हैं कि किस दिशा की तरफ मुंह करके बैठना चाहिए, किस दिशा की तरफ हमको अपने घर में कौन सी चीज रखनी है। तो खास तौर से हम इस बात का ध्यान रखते हैं। हमारे जो मंदिर बनते हैं उसमें भी इस बात का ध्यान रखा जाता है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि हमेशा हम कोशिश करते हैं कि पूर्व दिशा की तरफ बैठ के कोई भी शुभ काम करें। वास्तुशास्त्र में हम वैसे तो 16 दिशाएं मानते हैं, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट 10 दिशाएं होती हैं, जिसमें कि 4 तो आप सभी जानते होंगे, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, और ईशान, वायव्य, नैऋत्य, और उसके बाद एक दिशा और होती है जिसको कि हम आग्नेय कहते हैं। तो ये दिशाएं और धरती और आकाश, इस तरह हम 10 दिशाएं मानते हैं। और इन सभी दिशाओं के अलग अलग देवता होते हैं, उनका अलग अलग नेचर होता है, और वो देवता और उस नेचर के अकॉर्डिंग हम कार्य करते हैं। जब आपके घर का वास्तु बनाते हैं, जब आप आपके घर का मैप डिजाइन करते हैं, तो हम उन सब चीजों को ध्यान में रखते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि अगर हम नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठते हैं और नॉर्थ की तरफ हम अगर उनके जो देवता होते हैं वो सूर्य ईस्ट की तरफ हम फेस करके बैठते हैं, उसके जो देवता होते हैं वो सूर्य होते हैं। अगर हम उस तरफ बहुत ज्यादा अग्नि का प्रयोग करते हैं तो वह गलत माना जाता है। तो ये जो डायरेक्शंस है ये हमारे जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी तरह हमारे ये इस शास्त्र का भी ये एक रूट है, इसका कहना चाहिए मेन स्तंभ है। कुछ डायरेक्शंस इंपॉर्टेंट होती हैं हमारी फैमिली के लिए, कुछ हमारे बच्चों के लिए। कुछ डायरेक्शंस में इस तरह हम रूम्स बनाते हैं या हम कंस्ट्रक्शन करते हैं जो कि हमारे बुजुर्गों के लिए बहुत प्रॉफिटेबल होती है। और कुछ डायरेक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें कि हम जिनके घरों में बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं, उस डायरेक्शंस में अगर हम उन बच्चों को रखते हैं और उन बच्चों का रूम्स बनाते हैं तो वो उनको प्रॉफिट देती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अनहेल्दी होते हैं, उनको अपने घर में उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम उनको रूम प्रोवाइड कराते हैं, उनको रूम सजेस्ट करते हैं। तो हेल्थ और वेल्थ और करियर, उन सभी में ये डायरेक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं अगर हम इनको सही रूप से उपयोग करते हैं। वास्तु का ही एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसे कि हम इसमें जोड़ते हैं, जो कि जिसके बिना वास्तु अधूरा रहता है, क्योंकि इसे एक शास्त्र कहा जाता है, एक साइंस कहा जाता है। तो इसमें हम न्यूमरोलॉजी, जिसे कि आप सभी अंक शास्त्र भी कहते हैं, अंकों का खेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें। और आप सभी के बारे में, आप सभी के जिसका भी जो भी हमारे क्लाइंट्स होते हैं, जिनकी भी हम कंस्ट्रक्टेड एरिया में जाते हैं या जो भी कंस्ट्रक्टेड एरिया की मैपिंग हम कर रहे होते हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ और उनके बारे में उनका लकी नंबर, उनका घर नंबर, उनका व्हीकल नंबर, ये सब भी हम उनको देखते हैं। देन उसके बाद फिर हम उनको जो भी सजेशंस देते हैं वो सभी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो न्यूमरोलॉजी जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
तीसरी एक और हम इसमें पार्ट इसको हम जोड़ते हैं जिसको कि हम वास्तु का ही एक पार्ट मानते हैं, दिस इज द फेस रीडिंग। फेस रीडिंग भी आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और जब हम क्लासेस लेते हैं वास्तु से रिलेटेड तो हम जब लोगों को ट्रेन भी करते हैं कि किस तरह से फेस रीडिंग की जाती है। फेस रीडिंग जिसको कि हम प्राचीन काल में समुद्र शास्त्र भी कहते थे, किस आदमी के फेस में किस तरह के एक्सप्रेशन कब आ रहे हैं उसको देखकर आप पता कर सकते हैं कि आगे वो व्यक्ति क्या सोच रहा है और किस तरह का व्यक्ति है वो, तो और वो उसकी नीड क्या है, वो आपसे क्या चाहता है। तो जब हम किसी की भी कंसल्टेंसी करते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि वो व्यक्ति के हाव भाव, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उन सब का भी ध्यान रखा जाए। तो उसका भी एक पूरा स्टडी होती है, इसके बारे में भी पूरा एक शास्त्र होता है, और इसको हम अनदेखा नहीं कर सकते। तो फिर होता है हम सिग्नेचर्स भी देखते हैं उनके, ये भी एक पार्ट है वास्तु का, जिसमें कि सिग्नेचर उस व्यक्ति के कैसे हैं, क्या उसको वो तरक्की के रास्ते पे ले जा रहे हैं, क्या उसका जो नाम की स्पेलिंग है वो उसके लिए प्रॉफिटेबल है, या उसके नाम की स्पेलिंग चेंज करके अगर उसके पास प्रॉस्पेरिटी नहीं है या उसके पास करियर में उसके उतार चढ़ाव आ रहा है, तो ये भी हम उसमें देखते हैं, और देखने के बाद उसका एनालिसिस करते हैं। देन हम फिर उसके बाद उन सबको इंक्लूड करके कंक्लूजन निकाल के, और तब हम उस बंदे के, जो व्यक्ति के जिससे भी हम कंसल्टेंसी हम जिनको दे रहे हैं और जिसके बारे में भी हम जो बता रहे हैं, तो उन सब का हम ये सब चीजें देखना इंपॉर्टेंट होता है, क्यों ये पार्ट है वास्तु का ही। न्यूमरोलॉजी का भी कुछ, न्यूमरोलॉजी जो कि ज्योतिष शास्त्र कहलाता है वो एक अलग शास्त्र है, परंतु उसमें कुछ पार्ट जो है वो जो भवन से रिलेटेड है, हाउस से रिलेटेड है, उसको भी हम इंक्लूड करते हैं कि आपके स्टार्स कैसे हैं, आपके स्टार्स आपके कौन सी डायरेक्शन में आपको प्रेफर कर रहे हैं हाउस बनाना, या कौन सी डायरेक्शन का घर आपके पास होना चाहिए जिससे कि आपको नेम, फेम और प्रॉस्पेरिटी मिले। आपने अब सब देखा होगा कि कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो कि कभी कभी क्या होता है कि उनके पास सब कुछ होता है, परंतु मकान चेंज किया उन्होंने तो उनके पास उनको या तो हेल्थ प्रॉब्लम आ गई, या वेल्थ प्रॉब्लम आ गई, या बिजनेस एकदम से डूब गया। तो ये सब डिपेंड करता है कि उनकी कुंडली कैसी है, उनके स्टार्स कैसे हैं, वो स्टार्स उनको कितना सपोर्ट कर रहे हैं, ये सब भी इम्पोर्टेंट होता है। और इसके बारे में पता लगाने के बाद हम जब कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं या जब मैपिंग का काम करते हैं तो इन सब चीजों को इंक्लूड करते हैं और फिर हम कंस्ट्रक्शन काम शुरू कर देते हैं। आज के समय में क्या होता है कि हमको रेमेडी चाहिए होती है, क्योंकि हमारे घर कंस्ट्रक्टेड होते हैं, हम ज्यादातर लोग फ्लैट्स में रहते हैं, तो रेमेडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और रेमेडी जो होती है वो हर व्यक्ति के लिए कम से कम 100% तो नहीं, लेकिन हाँ 50% काम जरूर करती है। जिस प्रकार से प्राचीन काल में कुछ ऐसे वास्तु के आर्टिकल्स होते थे जिनको हम यूज करते थे और ऑल टाइम वो हमारे लिए पॉजिटिव एनर्जी लेके आते थे, नेगेटिव एनर्जी को सूख के पॉजिटिव एनर्जी लेके आते थे, वो जिसमें कि सबसे पहला होता है प्लांट थेरेपी। वही रेमेडी आज भी हम यूज करते हैं जो कि वास्तुशास्त्र की इंपॉर्टेंट रेमेडी है। यूट्यूब पे मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं, वास्तु विद शालिनी के नाम से, अगर आप देखना चाहें तो ये सबका डिटेल आपको उसमें मिल जाएगा। मैं चूंकि 21 साल से वास्तुशास्त्र की फील्ड में हूँ और इस फील्ड में मैंने काफी लंबे टाइम से काम किया है, तो मेरी बताई हुई जो रेमेडीज रहती हैं वो बहुत ही कारगर रहती हैं और मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो क्लाइंट्स भी अधिकतर उससे सेटिस्फाइड होते हैं। प्लांट थेरेपी जो होती है उसको मैं उसमें इंक्लूड करती हूँ कि हम किस तरह के प्लांट्स अपने घर में रख सकते हैं, इंडोर और आउटडोर प्लांट। खासतौर से जैसे कि हमारे साथ रहने वाले बहुत सारे लोग इस बात को भूल चुके हैं कि हमारे बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो कि हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और दिन रात 24 घंटा ऑक्सीजन देते हैं। आज के इस पेंडेमिक के टाइम में ऑक्सीजन की जब पूरे देश में इतनी किल्लत हो रही है तो हम प्लांट से ऑक्सीजन ले सकते हैं। उन प्लांट्स को अपने घर में रख के, अपने इंडोर में, अपने कमरों में रख के, और जो कि 24 घंटा आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि तुलसी का प्लांट है, पहले हम हर घर में आपने देखा होगा कि जब भी घर बनाए जाते थे तो उसके सेंटर पार्ट में तुलसी का एक जो तुलसी पौधे को, प्लांट को रखने का एक एरिया जरूर बनाया जाता था और सुबह शाम लोग उसकी पूजा करते थे। आज भी हमारे घरों में ज्यादातर घरों में तुलसी का प्लांट तो होता ही है, चाहे एक ही प्लांट हो पर होता जरूर है।
और स्नेक प्लांट है जो कि 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। पीपल है 24 घंटा ऑक्सीजन देता है, हालांकि पीपल घर में लगाया नहीं जाता। तो पीपल और बरगद जैसे बड़े प्लांट्स आप घर में बिल्कुल मत लगाएं। कैक्टस आप घर में बिल्कुल भी मत लगाएं। और छोटी छोटी जो प्लांट्स हैं वो आप अपने घर पे लगा सकते हैं, जैसे कि बैम्बू प्लांट है, मनी प्लांट है। बट मनी प्लांट को कभी भी नीचे की तरफ मत बढ़ने दें, उसको हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ने दें। जैसे कि आपको भी तरक्की हमेशा ऊपर की तरफ मिलेगी, और नीचे की तरफ कभी भी मनी प्लांट को बिखरने ना दें। तो बहुत सारी इसमें भी पॉइंट्स होते हैं जिसको कि हम जब किसी के घर में विजिट करने जाते हैं तो ये सब पॉइंट्स को हम पॉइंट आउट करते हैं और उसके बारे में हम उनको बताते हैं। देन उसके बाद आता है कलर थेरेपी। कलर को भी हम यूज करके, क्योंकि हमारी जिंदगी में कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सातों रंग हैं, जो हमारे इंद्रधनुष के सातों रंग हैं, उसको वो भी कुछ सोच समझ के ईश्वर ने बनाए हैं। तो वो सारे रंग जो हैं हमारे घर में कहाँ पे कौन सा रंग यूज किया जाए, हमारे स्टार कहाँ पर किस तरह फेवरेबल है, और किस रंग में कहाँ पे लगाने पे हम और ज्यादा प्रॉस्पेरिटी लेंगे, हैप्पीनेस और हेल्थ लेंगे, तो वो इम्पोर्टेंट होता है। तो हम इस तरह से भी आपके घर की रेमेडी करते हैं। जैसे कि हम अधिकतर आपको प्रोवाइड करते हैं कि साउथ में अगर आपके घर है या साउथ फेसिंग आपके घर है तो वो अग्नि का एरिया होता है, तो अधिकतर वहां पर आप रेड कलर यूज करें। और नॉर्थ की तरफ आप ब्लू कलर यूज कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर जल तत्व ज्यादा होता है। तो इस तरह हम कलर्स को भी यूज करके आपके बेडरूम में किस तरह के कलर्स रखने हैं, आपके बच्चों के रूम में जैसे कि वो स्टडी में उनका ज्यादा से ज्यादा मन लगे, और इस तरह हम बहुत सारे कलर्स को भी यूज करके कलर थेरेपी करते हैं। और उस थेरेपी के थ्रू आपके घर की रेमेडी हम करते हैं और आपके घर के वास्तु के दोषों को हम खत्म करते हैं। देन उसके बाद आता है क्रिस्टल थेरेपी। ये भी एक रेमेडी का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है कि ये तो आप सभी जानते हैं कि हमारे जो एस्ट्रोलॉजी है उसमें अधिकतर रत्न विज्ञान एक अलग ही विज्ञान है। वो विज्ञान जो है उस विज्ञान को जैसे कि हर स्टार को बहुत सारे किसी के ग्रह, अगर कुंडली में कोई ग्रह खराब होते हैं तो उसके लिए कभी कभी कोई सजेस्ट करते हैं जो भी कि आप पर्ल पहन लें, आप नीलम पहन लें। तो इस तरह भी इनके अगर हम अंदर जाते हैं और गहराई में उतरते हैं तो रोज कार्ड है, सफायर है, ब्लू कार्ड्स है, इस तरह के बहुत से ऐसे पत्थर होते हैं, शायद आपको विश्वास नहीं हो कि अगर हम उनको घर में रखते हैं और किसी भी इंपॉर्टेंट प्लेस पे रखते हैं तो उसके भी इफेक्ट आते हैं। बच्चों की टेबल पे अगर हम रखते हैं वाइट सफायर, तो वो बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरह का आपको जो पत्थर होते हैं, रत्न थेरेपी जिसको कहते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट होती है। कभी कभी क्या मैंने देखा, मैं कई जगह जो विजिटिंग पे जाती हूँ तो मुझे लोग बताते हैं कि अरे मेरी हेल्थ जो है वो बहुत दिन से मुझे दिक्कत चल रही है, बहुत दिन से मुझे प्रॉब्लम्स चल रही है। तो मैं कई लोगों को उनके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उनको सजेस्ट करती हूँ, तो मुझे उसके बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट है। और वो पत्थर जो होते हैं उनको मैं रॉ यूज करती हूँ, तो वो पत्थरों के थ्रू आप उसमें देखेंगे कि वो जब नेगेटिव एनर्जी को सोख लेते हैं तो उन पत्थरों में एक ब्लैकनेस सी जम जाती है। और इसलिए उनको सप्ताह में अगर आप कोई भी पत्थर आपके घर में है, जैसे कि मेरे पास ये देखिए एक प्लांट है, ये प्लांट है, ये 7 रत्नों का एक प्लांट फेंगसुई का होता है ये आइटम। इसमें हर तरह के प्लांट हैं ये कलर में। तो कभी भी हम इस तरह के कोई भी प्लांट यूज करते हैं या पत्थर यूज करते हैं, उनको हम जरूर एक सप्ताह में उनको हम हील करें या उनको उतार के नमक के पानी से धो लें। उनके पास जो भी हमारे पास पत्थर हमने पहन रखे हैं या हमारे पास हम यूज कर रहे हैं आर्टिकल के रूप में, तो उनको उनकी नेगेटिव एनर्जी को हम जरूर धो के खत्म करें और पॉजिटिव एनर्जी ले आए, जैसे कि वो हमारे घर के आसपास की हर चीजों की और हमारी पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखें। क्रिस्टल थेरेपी में आपने वो भी देखा होगा कि बहुत सारी क्रिस्टल्स की बॉल्स होती हैं डिफरेंट कलर की, जो कि हम डिफरेंट जगह पर यूज करते हैं। और वो बॉल्स जो इम्पोर्टेंट बॉल्स होती हैं, वो बॉल्स आप सभी के प्रॉब्लम्स को खत्म भी करती हैं। पिरामिड थेरेपी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थेरेपी है और इस थेरेपी को भी हम इसमें यूज करते हैं। आप कभी कभी जाते हैं, देखते हैं कि शायद आपने बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी होगा कि ये मिस्र से आई है और मिस्र में
खास तौर से बहुत बड़े बड़े पिरामिड्स हैं। हमारे जो मंदिर बनते थे उसके जो गुंबद हैं वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। और वो गुंबद के नीचे आपने देखा होगा कि जो भी मंदिर होता है, हमारा जो आइडल होता है, जो भी मूर्ति होती है, वो जस्ट गुंबद के नीचे रखी जाती है, बिकॉज वहां पर पॉजिटिव एनर्जी इकट्ठा होती है। और उस एनर्जी वो इकट्ठा होने की जहाँ पे मेन जगह होती है, तो वो एनर्जी वहां पर इकट्ठा होने के बाद आइडल हम वहीं पर रखते हैं, मूर्ति हम वहीं पर रखते हैं, शिवलिंग हम वहां पर ही रखते हैं। तो आप जब मंदिर जाते हैं तो डिफरेंट तरह की एक पॉजिटिव फीलिंग आती है। उसका रीजन वही होता है कि बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी उस गुंबद से जो अंतरिक्ष की एनर्जी है वो आइडल तक पहुंच जाती है। आर्टिकल्स हम बहुत सारे यूज करते हैं थेरेपी के लिए, जैसे कि आपने देखा होगा अपने घर में टर्टल है, तुलसी का पौधा है, तुलसी के पौधे को आप अपने मेन डोर पे भी रख सकते हैं, नेगेटिव एनर्जी कम आती है। उसके बाद जो हॉर्स की बहुत सारी पिक्चर्स आपने देखी होगी आजकल, 7 हॉर्स की है। 7 हॉर्स की जो पिक्चर्स हैं वो सूरज के 7 घोड़ों का प्रदर्शित करती हैं। और जो कछुए का आर्टिकल हम यूज करते हैं वो जो हमारा भगवान विष्णु का कच्छप अवतार था उसका प्रतीक है। तो ईश्वर जो भगवान के ये सब प्रतीक है उन सबों को हम वास्तु में यूज करते हैं। गाय का आइडल हम रखते हैं खासतौर से नॉर्थ की तरफ, और जिधर बच्चे नहीं होते उधर पे हम टर्टल और उसके छोटे छोटे जो टर्टल हैं उनको रखते हैं, गाय को उसके बच्चे के साथ रखते हैं। स्वस्तिक का चिन्ह हम यूज करते हैं, ओम का चिन्ह यूज करते हैं, जो कि हिंदू मैथोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा पीसफुल है। अगर हम कहा जाता है ना कि अगर हम 6 मिनट से ज्यादा या 7 मिनट से ज्यादा अगर आप ओम का रोज जाप करते हैं तो आपको हेल्थ में बहुत इफेक्ट आएगा और आप हेल्दी रहेंगे। तो ये सब कहीं जहाँ पे आप लगा दो, अगर आप सामने उसको 24 घंटे देख रहे हो तो उससे भी आपके अफेक्ट आता है। सूर्य का जो आइडल है, जैसे कि सन बना हुआ है, उसको आप नॉर्थ की तरफ लगा सकते हैं अगर आपके घर में कुछ वास्तु दोष है। तो ये सब आइडल हम यूज करते हैं और इनको ही हम इससे ही हम वास्तु दोषों को दूर करते हैं। प्रोग्राम का सेकंड भाग है जो फेंगशुई। क्योंकि मैं फेंगशुई मास्टर हूँ और फेंगशुई मास्टर होने के कारण मैं ये इम्पोर्टेंट है कि आपको इसके बारे में भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूं मैं। फेंगशुई जो है वो चाइनीज वास्तु है और सेम हमारे जैसे ही है, परंतु उसमें कुछ आइडल जो है वो डिफरेंट तरह के हैं और वो जो है आर्टिकल के थ्रू उसमें खास तौर से वो ज्यादा यूज किए जाते हैं। अभी हम लोग अपने साथ किसी का कैमरा ची और शा, ची जो होती है पॉजिटिव एनर्जी होती है और शा जो होती है वो नेगेटिव एनर्जी होती है। जिस प्रकार हमारे यहाँ ओम होती है पॉजिटिव एनर्जी, उसी तरह उनमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी होती है। चीन में वर्ष जो होते हैं वो जानवरों के रूप में यूज किए जाते हैं और उनके नाम पे यूज किए जाते हैं। ड्रैगन को वहां पर बहुत ही ज्यादा जैसे हमारी गाय को हम मानते हैं वैसे वहां पर ड्रैगन को पूजा जाता है। तो फेंगशुई के बारे में हम ज्यादा ना बोलते हुए कि फेंगशुई के जो आइटम्स हैं वो अपने घर में हम यूज करते हैं और खास तौर से जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये देखिए ड्रैगन है, ये ड्रैगन मैंने यूज किया अपने घर में। और ये ड्रैगन जो है इसलिए यूज किया जाता है खास तौर से जहाँ पर आपके घर में जहाँ हेल्दीनेस कम है वहां पर हम इस ड्रैगन को हम यूज करते हैं, क्योंकि ये इसका मुंह खुला हुआ है, ये आपके घर की जितनी भी अनहेल्दीनेस है उसको अपने में खा लेता है और उसको अपने आप को फिनिश कर लेता है। इसके हाथ में भी देखिए एक बॉल है। तो ये डिफरेंट बहुत तरह के आइटम्स होते हैं। ये देखिए एक और आइटम मैं अपने घर के लिए यूज करती हूँ। ये पूरा एक फैमिली है, ड्रैगन फैमिली है और ये हम उस जगह लगाते हैं डाइनिंग टेबल जहाँ आपका डाइनिंग रूम होता है, जैसे कि हमारी फैमिली जो है वो संयुक्त रहे और हेल्दी रहे और हमेशा एक साथ रहे, दुख और सुख दोनों में एक साथ रहे। तो एक आइटम मैं आपको और दिखाना चाहूंगी, अभी मैं बहुत सारे दिखाती बट टाइम की कमी है। ये देखिए, ये हम अपने घरों में यूज करते हैं और ये घरों में यूज करने के कारण ये जो आइटम है, ये आइटम के बारे में हम ये कहते हैं कि आपके घर की सारी नेगेटिव एनर्जी और बाहर से जो लोग आते हैं नेगेटिव एनर्जी लेके उन सबों को अपने में खींच लेता है और ये आपको प्रॉस्पेरिटी प्रदान करता है। तो इस तरह ये वास्तु शास्त्र में बहुत सारे सिंबल्स, खास तौर से आपने देखा होगा विंड चाइम बहुत यूज की जाती है, लाफिंग बुद्धा बहुत यूज किया जाता है। लाफिंग बुद्धा एक सिंबल है हमारे यहाँ कुबेर का। हम अपने घर में कुबेर और
विश्वकर्मा जी की जो प्रतिमा रखते हैं, लाफिंग बुद्धा भी उसी से कुछ मिलता जुलता है और उसी की तरह ही यूज किया जाता है। विंड चाइम भी हर जगह हर दिशा में डिफरेंट होती हैं। आप नॉर्थ की तरफ 5 पाइप की विंड चाइम लगा सकते हैं, ईस्ट की तरफ आप 7 पाइप की विंड चाइम लगा सकते हैं, सेंट्रल में भी अपने घर के विंड चाइम लगा सकते हैं। परंतु साउथ की तरफ आप जो विंड लगा रहे हैं उसमें वो लकड़ी की लगाएं तो ज्यादा बेटर होता है। तो इसके भी अलग अलग प्रोस्पेक्ट होते हैं, कहाँ पर किस तरफ कौन सी विंड चाइम लगेगी, कितने पाइप की लगेगी। तो ये सब डिटेल में बात हम फिर कभी करेंगे, बट अभी टाइम को देखते हुए हमारा तीसरा पार्ट है इंटीरियर डिजाइनिंग का। हमारे इस सेशन का जो तीसरा पार्ट है वो इंटीरियर डिजाइनिंग का है। इंटीरियर डिजाइनिंग जो है, अगर आप वास्तु से रिलेटेड हैं तो आपको, मैं भी अगर वास्तु से रिलेटेड थी, पहले मैंने वास्तु में डिग्री की, 5 इयर्स कोर्स किया, 5 साल का मैंने PhD कंप्लीट की, रिसर्च किया इसमें, एंड उसके बाद मैंने इंटीरियर डिजाइनिंग का काम किया, बिकॉज उसके बिना ये अधूरा है। प्लीज अपने आप को म्यूट कीजिए। आई रिक्वेस्ट प्लीज म्यूट योरसेल्फ। विभा को म्यूट करो। तो आइए इंटीरियर डिजाइनिंग के बारे में हम कुछ बात करते हैं। अभी मैं इसी से प्रोफेशन से जुड़ी हुई हूँ और खासतौर से कंपनी से जुड़ी हुई हूँ, जिसमें कि मैं इंटीरियर डिजाइनिंग हम सब मिलके हमारी कंपनी करती है और डिफरेंट प्लेसेस में करते हैं। आपको पता होगा डिजाइनिंग आजकल बहुत तरह की है। इंटीरियर डिजाइनिंग है, क्लोथ डिजाइनिंग है, हेयर डिजाइनिंग है, टाइल डिजाइनिंग है, बहुत सारी डिजाइनिंग होती है। हर जगह नाम उसका खास तौर से डिजाइनिंग ही दिया जाता है। तो इसमें जब भी हम अपने घरों में डिजाइनिंग करते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि आपके बच्चों का कमरा कैसा हो, आपके बड़ों में, आपके घर में जो बुजुर्ग है उनका कमरा कैसा हो, और आपके घर में जो न्यू कपल्स हैं उनका कमरा कैसा हो। खासतौर से जब हम बच्चों का कमरा डिजाइन करते हैं तो इस बात का खास ध्यान रखते हैं कि बच्चों का कमरा, खासतौर से वो पेट्स, कार्टून और डिफरेंट जो गॉर्जी कलर्स हैं उन सबको बहुत पसंद करते हैं। उनका बेड खास तौर से बहुत अच्छी तरह से शेप होना चाहिए, जैसे कि किसी कार्टून का शेप हो, और उनका जो टेबल है, पढ़ने का स्टडी टेबल है, वो काफी अट्रैक्टिव होना चाहिए, जैसे कि वो ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई में अपना समय व्यतीत करें। आजकल बहुत सारे लोगों की ये मांग रहती है कि उनका बच्चा जो है वो पढ़ता नहीं है। तो आप अगर ये अपने बच्चे के जो आपका टेबल है, बच्चे का जिस टेबल पे पढ़ते हैं, एक एजुकेशन टावर आता है, वो आप लगा सकते हैं, उसको रख सकते हैं। तो और दूसरा, आप हमेशा अपने बच्चे को, जो भी पढ़ने वाला है या जो बच्चा पढ़ रहा है, उसके टेबल पर एक ग्लोब भी रख सकते हैं। तो उसका मन पढ़ने की तरफ रखेगा, लेकिन वो ग्लोब क्रिस्टल का होना चाहिए, और 1 सप्ताह में उस ग्लोब को आप धो लें, और धोने के बाद वो आप उस बच्चे के टेबल पे फिर से रख दें। बड़ों बुजुर्गों का जो हम रूम डिजाइन करते हैं उसमें इस बात का खास तौर से ध्यान रखते हैं कि उनके पास जो वो पुरानी चीजें होती हैं, जो उनके जवानी की चीजें होती हैं, वो बहुत संभाल के रखते हैं। वो कहीं भी लोग जैसे अगर चाहें कि कहीं यहाँ वहाँ उनके घर में बच्चे अगर चाहते हैं, अरे मम्मी ये तो पुरानी हो गई, छोड़िए हटाइए, तो वो उनसे उनका लगाव बहुत होता है। तो आजकल हमने एक नया प्रोस्पेक्ट शुरू किया है कि जो पुरानी चीजें होती हैं उनको नए तरीके से, डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट कलर के साथ डिजाइन करते हैं, और उसके बाद हम उनके कमरों में अधिकतर रखते हैं। बड़े बुजुर्ग जो होते हैं उनको हर चीज अधिक उनके आसपास होनी चाहिए, उनके कमरे में लाइट बहुत अच्छी सी होनी चाहिए। तो डिफरेंट कलर की और डिफरेंट तरह की लाइट्स उनके कमरे में ज्यादा यूज करते हैं। पूजा का कमरा जो होता है ऐसा हो जहाँ पे पीस हो, शांति हो, और देखने से ही ऐसा लगे कि हाँ थोड़ी देर हम यहाँ बैठ के मेडिटेशन कर सके। तो जब हम इंटीरियर डिजाइनिंग करते हैं तो इन सब बातों का बहुत ध्यान रखते हैं। कपल्स का जो कमरा है, वो कपल्स आज के हमारे जो यूथ है, हमारे जो युवा वर्ग है, वो खासतौर से एक्सपेरिमेंट पे ज्यादा विश्वास करते हैं। तो डिफरेंट तरह के आजकल प्लांट्स उनको अपने कमरे में चाहिए। जो टायर से बने हुए बहुत सारी जो फर्नीचर्स आ रहे हैं वो हम यूज करते हैं, हैंगिंग प्लांट्स यूज करते हैं, और जो लेडर है, लेडर से बने हुए जो आर्टिकल्स हैं, शो पीसेस हैं, उनको यूज करते हैं। तो ये सब आज के लोग जो बच्चे हैं उनके रूम्स के बारे में हम ध्यान रखते हैं। लिविंग रूम कैसा हो आपका,
आपका जो किचन है, जहाँ पे हमारी जो गृहिणी होती है, उसको चाहे कर्फ्यू हो, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे छुट्टी हो, बट उसको तो वहाँ रहना ही है और उसको वहाँ पे ऑल टाइम रहना है। तो किचन जो है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, बहुत सुंदर होना चाहिए, स्पेशियस होना चाहिए, हवादार होना चाहिए, कि गृहिणी जब भी वहाँ जाती है तो उसको हमेशा वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी मिले, और जब वो वहाँ से खाना बना के लाती है तो पूरे घर वाले बहुत अच्छे से अच्छे मन से खाएं। तो कहा जाता है ना, जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारी जो गृहिणी है उसके लिए उसका किचन बहुत ही सुंदर होना चाहिए। तो ये भी हम डिजाइनिंग करते हैं कि सब चीज उसके आसपास हो, उसके हाइट के अकॉर्डिंग हो। जो भी अलमीराज बन रही हैं, जो भी मॉड्यूल किचन आजकल बन रहे हैं, तो बहुत सारी बातों को हम इस पे भी इंटीरियर डिजाइनिंग में भी ध्यान रखते हैं और उनको अप्लाई करते हैं। जब से ये पैंडेमिक का टाइम आया है, लोग अपनी बालकनी को बहुत यूज बता रहे हैं और हमसे पूछते हैं कि आप हमारी बालकनी को ऐसा डिजाइन करिए कि हम कम से कम यहाँ बैठ के सुकून से चाय पी सके। बिकॉज कर्फ्यू में और लॉकडाउन में कोई बाहर नहीं जा पा रहा है, घर के अंदर बंद बंद सिर्फ हम उस पिंजरे के जैसे हो गए हैं, जैसे पहले जानवर पिंजरे में होते थे और हम देखते थे, आज हम पिंजरे में हैं और बाहर पशु पक्षी स्वच्छंद घूम रहे हैं। तो लोग अपने बालकनी को बहुत सुंदर बनाना चाहते हैं और उनसे कई बार वो हमसे यही पूछते हैं कि हम कमरे हमारे चाहे जैसे भी हो, हमारी बालकनी को आप बहुत अच्छे डिजाइन करिए। तो बालकनी को हम प्लांट से, ग्रासेस से, और बहुत सारे ऐसे वॉल पीसेस आ रहे हैं ग्रीन कलर के, उनसे डिजाइन करते हैं, जैसे कि और जो हैंगिंग झूले होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है जो कि हमारे इसके इंक्लूड होती हैं, हमारे डिजाइनिंग में इंक्लूडेड होती हैं। तो यहाँ समय की कमी के कारण मैं आपको सब चीज डिस्कस नहीं कर पाऊंगी, जितना बता पा रही हूँ वो आपको सबको जल्दी जल्दी बता रही हूँ। तो एक सुकून भरी जिंदगी के लिए लोग डिजाइनिंग करवाते हैं अपने घर की। और टॉयलेट भी आजकल लोग बहुत ही डिजाइनिंग कराना चाह रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि उनके घर का टॉयलेट भी अच्छा हो, और उसमें भी लोग अधिकतर प्लांट्स रख रहे हैं, और बुक शेल्फ चाहते हैं कि हाँ भाई बुक शेल्फ भी हो। तो जितना स्पेस होता है उसके अकॉर्डिंग हम उनको डिजाइन करके देते हैं। तो आज हमने यहाँ पर 3 चीजों पे बात की, वास्तुशास्त्र और फेंग शुई और इंटीरियर डिजाइनर। ये तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं आपस में। जब हम आप घर बना रहे हैं, आपने घर बन के आपका घर तैयार हो गया, आपके घर के अंदर का चीजें कैसी रखी हुई हैं और उसको कैसे रखना है, किस आधार पर रखना है, तो ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं और एक दूसरे से ये कनेक्टेड है। तो आप को कोई अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो, किसी की कोई क्वेरीज हो, तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। आप कुछ पूछना चाहें मेरे से तो। हेलो शालिनी जी। हाँ जी हर्षा जी बोलिए। मुझे पूछना है, हाँ मुझे पूछना था कि मैं ना जब पौधे लगाती हूँ, वैसे मुझे ज्यादा शौक नहीं है, पर मैं तुलसी लगाती हूँ ना, तो बाकी के पौधे मेरे अच्छे रहते हैं, पर तुलसी मेरी हमेशा खराब हो जाती है। तो उसका कोई मतलब कुछ हो सकता है, वास्तु दोष या कुछ हो सकता है? हर्षा जी, हम देखिए ये मानते हैं कि तुलसी जो है हमारे घर की अधिक से अधिक नेगेटिव एनर्जी को ले लेती है, पॉजिटिव एनर्जी छोड़ती है। तो खासतौर से मुंबई में उनको आप थोड़ा सा धूप जरूर दिखाइए, और जब भी आप तुलसी लगा रही है ना, तो उसके ऊपर का पोर्शन थोड़ा सा तोड़ते जाइए, और उसका जो बीज आता है ना उसको भी तोड़ दीजिए, तो आपकी तुलसी ज्यादा दिन तक चलेगी। ओके, क्योंकि बाकी के पौधे अच्छे रहते हैं, पर तुलसी के साथ ही ऐसा होता है। हाँ, तुलसी के साथ मुंबई में खास तौर से थोड़ा प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि वहां और वो पॉजिटिव एनर्जी छोड़ती है और नेगेटिव लेती है, तो इसलिए वो थोड़ा सा ज्यादा दिक्कत आती है। और उसके आप बीज मत निकाल। और मैं भी अभी एक फ्लाइट लेने वाली हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि वैसे मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था वास्तु वगैरह में, पर आपका आज मैंने सुना तो मुझे लगता है जरूर आपको अपॉइंट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू हर्षा जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ विनीता जी, जस्ट मिनट, अनम्यूट करिए अपने आप को। आपने बताया कि नॉर्थ इज अ प्रतीक ऑफ अ जल, but in Bombay the north is not a jal, it's a west is jal. या मुंबई में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारा वास्तु गड़बड़ है वहाँ का, तो हाँ, ये मुश्किल है। बॉम्बे में तो वेस्ट में जल है, नॉर्थ में जल नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसीलिए उसके बहुत सारे जो अटैक्स होते हैं, बहुत सारी जो यहाँ पर आपने देखा है दंगे खासतौर से काफी होते हैं। तो रीजन इज दैट बिकॉज बहुत सारे हमारे शहर जो है, जो प्राचीन शहर है, खासतौर से मैंने जब रिसर्च की है, दैट वाज द प्लेस ऑफ वाराणसी, बनारस। तो वो प्लेस जो है खास तौर बहुत मतलब कहना चाहिए
कोई भी वस्तु 50% से 60% तक वास्तु के अकॉर्डिंग मिल गई अगर आज के समय में आपको, तो बहुत अच्छा, वेल एंड गुड। तो वो शहर जो है, आज से मैंने करीब 10 साल पहले जब मैंने रिसर्च की थी, तो मैंने वहाँ का पूरा स्टडी की थी, तो वो शहर करीब करीब बहुत हद तक 30 से लेके 40% तक वो शहर जो है वैसा बसा हुआ है। कहते हैं शिव की नगरी है। बट मुंबई में तो अगर आप देखने जाओगे तो काफी आपको वास्तु दोष मिल जाएंगे। मुंबई है, दिल्ली है, तो दिक्कत यहाँ हाँ, पे है। दिल्ली में तो फिर नदी जो है वो ईस्ट में बहती है, हाँ, ईस्ट से आती है, लेकिन वेस्ट में वो जल नहीं है। हाँ, लेकिन जो ईस्ट में बह रही है ना, तो उसका दिल्ली का कैपिटल होने का रीजन वही है, ज्यादा प्रोमिनेंट है, फेमस होने का, कि थोड़ा सा उसको जल तत्व जो ईस्ट और नॉर्थ में होता है ना, तो वो फायदा दे रहा है उसको। तो मेरा कहने का, पूछने का यही मतलब था कि हर एक शहर के हिसाब से अलग अलग वास्तु के दोष अलग अलग होंगे। मेरा पूछने शहर का में मतलब हमारे, देखिए, शहर का वास्तु डिफरेंट होता है, आपके घर का वास्तु डिफरेंट होता है। आपके घर में साउथ में अगर पानी है तो आपके घर में दिक्कत है, लेकिन आपके घर में अगर नॉर्थ में पानी है तो बहुत अच्छा है। टॉयलेट्स तो आप कभी भी, अगर जो भी है, आप अपने घर में नॉर्थ में बिल्कुल भी मत बनाइए, ईशान तो बिल्कुल भी मत बनाइए। जैसे कि हर्षा जी कह रही है न्यू फ्लैट लेने जा रहे हैं, तो आप अभी से ही अलर्ट हो जाएं, और खास तौर से इस चीज को देखें कि आपका जो वाटर बॉडी हो वो नॉर्थ और ईस्ट में हो, और साउथ आपका जो हो वहां पे वाटर नहीं हो। तो हम अपने शहर को अपने जैसा नहीं बना सकते, लेकिन हम अपने घर को अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। फिलहाल मेरा नॉर्थ एंड ईस्ट है, जो आप बोल रहे हो ना, पानी मेरा ईस्ट में ही है। ओके ओके, नॉर्थ ईस्ट में ही। हाँ, गुड 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 गुड। और अभी आगे तो जैसे बिल्डर हमको देगा वैसे ही होगा। ओके ओके। हाँ धर्मेश, शालिनी जी, आपने कहा कि साउथ में विंचिम लगाना है, तो कितने रॉड का और कौन से कलर का? जो साउथ में आपको मेटल की नहीं लगानी है, आपको वुड वाली लगानी है। वुड वाली में कितने रॉड्स होने चाहिए, कौन सा कलर? 7। वुड का तो एक ही कलर होता है, लकड़ी का जो एक कलर होता है ना। अच्छा, वही। अच्छा, उसमें हाँ, वुड है। और 7 पाइप्स हो उसमें। 7, ओके 7। थैंक यू। जी जी, वेरी गुड इंफॉर्मेशन। थैंक यू। थैंक्स। मुझे जो सिग्नेचर के बारे में बताया था ना, तो वो सिग्नेचर में मालूम नीचे हम लोग 2 डॉट डालते हैं। हाँ जी, पार्डन, फिर से बोलिए। जो सिग्नेचर हम लोग करते हैं ना, सिग्नेचर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो उसके नीचे हम लोग के 2 डॉट डालते हैं। अच्छा, इज इट ओके? नो, 1 डॉट डालिए आप, 2 मत डालिए। 2 नहीं डालना है। नहीं, और आप मुझसे मिलिए, मैं तो आपका सिग्नेचर पर्सनली देख के बता दूंगी। क्यों परेशान हो रहे हो? हाँ हाँ, और कोई है? On numerology में why the 4 number is bad, is counted as a bad number? देखिए, 4 and 8 नंबर। हेलो हेलो, म्यूट करिए अपने आप को। हेलो हेलो, वॉइस फट रहे हैं, प्लीज म्यूट कर दो जो नहीं बोलता है। बोलिए, कौन बोल रहा है? मैंने इधर हेलो सीपी है कि नहीं मुझे मालूम नहीं। हेलो हेलो, हाँ, कौन बोल रहा है? हेलो शालिनी, मैं जागृति। हेलो, मैं हाँ जागृति जी, बोल बोलिए। रही अपने हूँ। आप को कैमरा, आप अपना वीडियो ऑन करिए। एक मिनट, मेरा ऑन नहीं हो रहा है दीदी। Shalini ji, you can mute all. You can mute all and then unmute, tell them to unmute. Yeah, because we cannot hear anyone. ओके 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 ओके। हेलो दीदी, मेरा कैमरा ऑन नहीं हो रहा है। ओके, नो पता प्रॉब्लम नहीं। जागृति जी, आप बोलिए, आपका क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज योर क्वेश्चन? हाँ दीदी, मैं अनम्यूट करिए जागृति जी अपने आप को। हेलो, हाँ जी, बोलिए। मैं धर्मिष्ठा परीख की फ्रेंड हूँ। ओके, और मैं ये घर में रहने को आई 2 साल हुआ। ओके, मगर हमें ऐसे बोले तो दिमाग में शांति बहुत ही है, मगर ऐसे शांति नहीं है। कामकाज बंद हो गया हमारा, और अभी तो जब से जनवरी बैठा है 21, सबसे बीमारी में ही पैसा चला जाता है। हस्बैंड को बाईपास सर्जरी करानी पड़ी इमरजेंसी में, अभी मुझे भी कोविड आ गया है।
4 महीने से हमारी अस्पताल बंद ही नहीं हो रही बोले तो। जागृति जी, ये तो अभी आपके घर पे देख के बताना पड़ेगा आपको प्रॉब्लम। आप मुझे अपना मैप भेजिए, अपने घर का मैप भेजिए, ठीक है? अच्छा, आप अपने घर का मैप भेजिए, जो कुछ मैं आपकी हेल्प कर सकूंगी मैं उससे आपकी हेल्प कर दूंगी। ओके, ठीक है, जो भी मैं आपको बता सकूंगी, मुझे जितना चेंज करवा सकूंगी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। हेलो शालिनी दीदी। हाँ जी सुधा जी बोलिए, कहाँ है? हाँ, क्या मालूम हुआ, मैं तो दिख रही हूँ, आप नहीं दिख रहे हो। मैं नहीं दिख रही हूँ आपको? हाँ अभी दिखी। मेरा भी सवाल यही था कि जब से मेरे सासू माँ गए हैं ना, तब से मेरे घर में बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। मेरे पति जो एक दिन भी ठीक नहीं रहे, तो अपना घर तो बाजू में, घर ही आ जाइए आप तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी ये लॉकडाउन खुल जाए फिर आती हूँ मैं आपके घर पे। अरे लॉकडाउन वाले ने कब तक चलेगा, घर बाजू आ जाइए। और एक मैं पूछ रही थी कि केले का झाड़ घर में लगाना और शुभ रहता है ना? नहीं, देखिए केले का झाड़ हम घर पे नहीं लगाते। उसके पीछे साइंटिफिक रीजन ये है कि केले की हम पूजा करते हैं बृहस्पतिवार को। तो कहा यह भी जाता है कि आप अपने घर कभी भी मंदिर के आसपास मत रखिए। क्यों? हम वहां से 10 बार निकलेंगे, हमारा सिर ऑटोमेटिक वहां पे झुकता रहेगा। अभी कभी कभी क्या होता है, तो विंडो में रख रखा है। हाँ, लेकिन वो घर पे नहीं रखा जाता है साधना जी। तो उसका रीजन मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब भी हम आते जाते निकलते समय हम ये चाहते हैं कि हम उनको विश करें, बट हम उनको पूरा सम्मान नहीं दे पाते। इसलिए हम ये अधिकतर लोगों को सजेस्ट करते हैं कि मंदिर के आसपास भी घर मत ले, जो एकदम सामने मंदिर के घर पड़ रहे हैं ना वो भी मत ले। तो केले का पेड़ भी हम घर में रखना आपको प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। कोशिश करें आप। 18 साल से लगा रखा है। अगर आपको फल रहा है तो आप रख लीजिए, बट हम नहीं रख, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी, बट आपकी श्रद्धा है। इसलिए आपकी बातें सुनी तो थोड़ा पूछने को मन किया, मैंने पूछ के देखो। वैसे तो मैंने 18 साल से लगा रखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। हाँ, तो फिर घर में लगाना चाहिए कि नहीं? आपको सूट कर मैं उसकी गुरुवार के दिन पूजा करती हूँ। आपको सूट कर रहा है, आप रख लीजिए। वैसे तो हम वैसे हम नहीं लगवाते हैं। अच्छा, अभी फेस रीडिंग हो जाए किसी का। हेलो शालिनी जी, फेस रीडिंग का एक एग्जांपल। हर्षा जी, साधना जी बोलिए। हाँ, बहुत हुआ। एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी बोलिए। हाँ, अपने किचन में जो चूल्हा रहता है, तो वो चूल्हे के बाजू में शाम के टाइम दिया जलाना चाहिए, जो अपन दिया लगाते हैं ना। हाँ। मेरा सवाल है कि मंदिर भगवान का किचन में है, भगवान के पास तो अपन दिया जलाते हैं, वो गैस के चूल्हे के बाजू में दिया जलाना चाहिए क्या? देखिए, मंदिर में पूजा हम डिफरेंट अपने लिए करते हैं, और हम जो किचन में मटके के पास दिया जलाते हैं ना, वो हम पितरों के लिए जलाते हैं। कुछ लोग रोज जलाना चाहिए, कुछ लोग उसको अमावस्या की अमावस्या जलाते हैं। अगर हाँ, तो अमावस्या के अमावस्या उसको जलाते हैं कुछ लोग। लेकिन कुछ लोग मैंने देखा है, कुछ मारवाड़ी जो है वो रोज भी लगाते हैं। डिपेंड करता है कि वो आपके पितरों की आपके ऊपर कितनी छत्र छाया है। लेकिन मैं आपको यही कहूंगी कि आपका चूंकि मंदिर भी वहीं पर है किचन में ही, तो अगर आप अमावस्या की अमावस्या लगाएंगे तो भी चलेगा, रोज नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा। चलेगा। थैंक यू। है ना? हाँ, ओके, थैंक यू। हाँ, फेस रीडिंग का हो जाए, बाकी सब क्लाइंट का हुआ, वास्तु का हुआ। हाँ हर्षा जी, मैं आपको मिलके फेस रीडिंग करती हूँ। आज तुम लोगों के क्वेश्चन की जवाब दे दूँ। रूम पे नहीं होता है। बहुत अच्छा लगा शालिनी जी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सोना जी, थैंक यू टू अर्चना जी, सबको बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच शालिनी जी, इट इज रियली इंफॉर्मेटिव। रियली आप एक इसका भी वीडियो हम लोग को भेज दो। बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी हमें। थैंक यू दक्षा जी, बिल्कुल। एक्चुअली मेरे जो यूट्यूब पे वीडियोस है वो आप सभी देखते ही रहते हैं, मैं आपको डालती हूँ। तो और जो इन्फॉर्मेशन लेनी है धीरे धीरे मैं डाल रही हूँ, आप लोग बिल्कुल देखते रहिए। तो जरूर आपका वीडियो देख के कुछ नया समझ में आया। थैंक यू सुधा जी। शालिनी जी, मैं एक बात बोलना चाह रही हूँ। एक क्वेश्चन मेरा भी है। सब लोगों ने बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे और आपने बहुत पर्टिकुलर, बहुत सोच समझ के बहुत अच्छी तरीके से रिप्लाई किया, आंसर किया। वेरी नाइस। एक चीज बताइए, हम हमारे घर में क्रिस्टल लगाते हैं, क्रिस्टल फॉर
पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी निकल जाए तो उसका भी कोई पर्टिकुलर स्थान रहता है, डायरेक्शन या प्लेस रहता है? रूम में क्रिस्टल किस डायरेक्शन में लगाना चाहिए? बिल्कुल अर्चना जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। हर क्रिस्टल का, जो क्रिस्टल अगर आप स्टोन यूज कर रहे हैं, क्रिस्टल वॉल यूज कर रहे हैं, क्रिस्टल के जो आर्टिकल्स है जैसे कि आपका पिरामिड है, टर्टल है, आपका फ्रॉग है, वो भी आप यूज कर रहे हैं, सबकी प्रॉपर डायरेक्शन होती है और प्रॉपर प्लेस होती है। जैसे कि बेडरूम में हम ये सब आर्टिकल्स नहीं लगवाते, हम सिर्फ क्रिस्टल वॉल लगवाते हैं, वो भी डिफरेंट कलर की। तो हर चीज का, इनका भी सबका एक प्लेस होती है पर्टिकुलर और पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, तब उस जगह पे रखने पे हमको ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। ओके, वेरी नाइस, वेरी गुड आंसर एंड बहुत अच्छा सेशन रहा और बहुत सबके समस्याओं का समाधान आपने किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अर्चना जी, बहुत आपने अच्छा लगा। हमको इंस्पिरेशन दिया कि आप आज खास जुड़ो, तो मैं भी जुड़ गई। तो थैंक यू अर्चना जी आपको, और शालिनी जी आपको भी। थैंक यू थैंक यू। इस सेशन के लिए मैं सबसे ज्यादा थैंक्स नीता जी। हेलो हेलो, सबको अनम्यूट करो। अनम्यूट करो। इस सेशन के लिए मैं सबसे ज्यादा सब लोगों को थैंक्स दूंगी जो भी मेरे साथ जुड़े, और आप सभी ने इतना टाइम दिया, आप सभी के बहुत बहुत धन्यवाद। उषा जी, आपने भी टाइम निकाला, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऑल टाइम आपके ब्लेसिंग्स हमारे लिए बहुत जरूरी है। नीता जी, आपको भी बहुत बहुत थैंक्स, आप इतना बिजी शेड्यूल में टाइम निकाला। अर्चना जी, आपका भी इतना बिजी शेड्यूल में आपने हमें टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। और यही मैं चाहूंगी आप सभी आगे भी ऐसे हम सबको मोटिवेट करते रहें। सबका बहुत बहुत थैंक यू। बहुत अच्छा सेशन रहा आपका। शुरुआत से ही वो शंकराचार्य विश्वकर्मा से जगन्नाथपुरी की बात से आपने स्टार्टिंग किया, बहुत अच्छा लगा। वहाँ जगन्नाथपुरी में जो विश्वकर्मा की बाकी रही प्रतिमाओं के बारे में कहा, और तुलसी का पौधा तो हमारी पुरानी संस्कृति की देन है। रोज सवेरे पहले हम तुलसी का पौधा की पूजा करके ही काम करते थे। कुछ हमारे पूर्वजों के पास जो नीति मूल्य थे ना, वो हम कुछ भूल चुके हैं। तो बहुत सारी बातें याद बाद में छान लेना। और आपने बहुत अच्छी बातें बताई। वो पिरामिड ठहरे भी, और ओम का महत्व, जहाँ आप ओम बोलने से तो हमें काफी बेनिफिट मिलता ही है। सब बात बहुत अच्छी बताई। थैंक यू मैम, थैंक यू। Congratulations, Shalini ji. Wonderful session, excellent session, fantabulous session. और ज्यादा इससे ज्यादा तो कोई शब्द नहीं है हमारे पास, लेकिन आपके बहुत knowledgeable रहा है। So congratulations and keep it up. I'm sure सभी लोगों को बहुत सारी जानकारी मिली है। So thank you for inviting us for this session, and it's a matter of proud कि आप इतने अच्छे लोग हमारे साथ हमारे एसोसिएशन में जुड़े हुए हैं। So I'll take your leave क्योंकि अभी मेरा वो नेक्स्ट चैंटिंग का सेशन मुझे शुरू करना है, तो जल्द से हम वहाँ पे जुड़ जाते हैं। बिल्कुल। किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप लोग कंप्लीट करके फिर आइएगा, दैट्स परफेक्टली ओके, लेकिन मुझे वहां पे चालू करना है, दैट इज व्हाई आई हैव टू लीव। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, हैव अ गुड डे, हैप्पी अष्टमी टू ऑल ऑफ यू। और बाकी सबको भी मैं इनवाइट करती हूँ कि आप लोग भी चैंटिंग के लिए जरूर से जुड़िएगा। सी यू ऑल, बाय बाय। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू शालिनी जी, थैंक यू हमारे एवरीवन। साथ बाहर के भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं नीता जी, ये प्रोग्राम देख के वो भी मोटिवेट हो रहे हैं, जैसे कि अनामिका सुंदर जी जुड़ी है एक्चुअली। और शालिनी, मैं दूसरे एक्चुअली ग्रुप में भी डालने वाली थी, लेकिन आपका परमिशन नहीं लिया था, नहीं तो और जुड़ जाते थे। अरे सॉरी मैम, आपने पूछा नहीं, मैं आपको बिल्कुल परमिट करती, क्यों नहीं आपने डाला। बहुत सारे लोग पूरा जुड़े, मेरा ग्रुप आ जाता है। या श्योर, नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली आई विल। बिल्कुल। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू शालिनी, वेरी इंफॉर्मेटिव, वेरी गुड। हरिओम अर्चना जी, हरिओम। सबको हरिओम।
कल भी यही थे। थैंक यू शालिनी जी, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया पूरा, हर चीज का नॉलेज मिला पूरा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओके, नेक्स्ट सेशन के लिए हम फिर जोड़ते हैं। ओके, थैंक्स ऑल ऑफ यू गेस्ट, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अनामिका जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और जो बाहर से जुड़े हैं मेरे सारे गेस्ट, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। बाय। बाय।